डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का नाम, जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट हमने क्लास के अंदर ही देख लिया। सर्कुलेशन पे हमने सारे जितनी भी कंटेंट थी, राइट फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम्स हमने दो टाइप के पढ़े थे, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया। फिर हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सारी कंपोनेंट्स देखी एंड लास्ट लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर तक बात कर चुके थे। ठीक, हमारे आज के लेक्चर का जो पॉइंट है जिसको हमको डिस्कस करना है वो है ईसीजी। ठीक, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है बेटे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अच्छा, कहीं कहीं इसी को ईकेजी भी बोला जाता है। ठीक, अब एक और बात समझिए, हार्ट से रिलेटेड एक और टेस्ट होता है बेटे, जिसको इकोकार्डियोग्राफी भी बोला जाता है। इकोकार्डियोग्राफी भी बोला जाता है, और ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक अलग चीज है, ईसीजी एंड ईकेजी जिसको बोलते हैं, एंड इकोकार्डियोग्राफी एक अलग चीज है, इसको आम भाषा में सिर्फ इको ही बोला जाता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक, पहली बात जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक, पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम इस टेक्निक को डेवलप किया था, उसका नाम था आइंथोवन। ठीक है, तो आइंथोवन जो है, ही इज नोन एज द पप्पा ऑफ द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज आइंथोवन। ठीक, अब यहाँ कुछ चीजें समझिए। देखिए, पहले तो एक बात मैं पहले आपको ये समझा दूं कि ईसीजी किया क्यों जाता है। ठीक, ईसीजी करते हैं बेटा, ईसीजी करते हैं ये मालूम करने के लिए कि आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, है ना। तो आपके हार्ट की वर्किंग को समझने के लिए, वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, वर्किंग का मतलब क्या होता है? वर्किंग का मतलब ये होता है बेटे कि आपकी हार्ट बीट्स जो है, ठीक है, कार्डियक रिदम, वो सही है या नहीं। ठीक सर, बात समझ में नहीं आई। बात यह है बेटे कि आपने पढ़ा है कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, और उस हिसाब से अगर आप पर मिनट निकालते हैं तो एक अराउंड 75 के आसपास में पर मिनट आपकी कार्डियक साइकिल होनी चाहिए। अगर किसी बंदे के पर मिनट कार्डियक साइकिल 60 ही हो रही है, या सर किसी मिनट 60 होती है, अगले मिनट 75 होती है, किसी मिनट 80 तक भी पहुंच जाती है, यानी मिनट मिनट से बंदे की कार्डियक साइकिल चेंज हो रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटे कार्डियक अरिथेमिया। ठीक है, अरिथेमिया। ठीक, मतलब के बंदे की कार्डियक साइकिल हार्ट बीट रिदम में नहीं है। ठीक, तो ऐसी कई सारी चीजों का डिटेल जो है ये हमको ईसीजी निकाल कर देता है। तो ईसीजी हमको वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देता है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उसको समझने के लिए आपको एक और पॉइंट को याद करना पड़ेगा, जिसको हमने बोला था इम्पल्स। ठीक, हमने बोला था कि कोई भी मसल हो, आपकी बॉडी की कोई भी मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, या फिर वो स्मूथ मसल हो, या फिर वो आपके हार्ट की कार्डियक मसल ही क्यों ना हो। ठीक, बेटा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने बोला था एक हल्का सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम नाम देते हैं इम्पल्स। ठीक, तो जब तक इम्पल्स नहीं आएगा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। हम ये भी बोल चुके हैं कि आपकी स्केलेटल मसल और आपकी स्मूथ मसल्स जो है, आपकी स्केलेटल मसल्स और आपकी स्मूथ मसल्स, ये बेटा इम्पल्स के लिए डिपेंडेंट होती है ब्रेन पे, जबकि आपकी कार्डियक मसल जो है, ये अपना इम्पल्स ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर लेती है, सेल्फ जनरेट कर लेती है, क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं
SA नोड। ठीक, तो जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे तो हमने ये बात बहुत क्लियरली बोली थी कि SA नोड इम्पल्स जनरेट करता है, यानी करंट जनरेट करता है। ये करंट जहां जहां जाएगा वहां पे डीपोलराइजेशन होगा। मैं ये सब ऑलरेडी आपको कार्डियक साइकिल में पढ़ा चुका हूँ। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो जहां से बेटा करंट पास होगा वहां डीपोलराइजेशन होगा, यानी ये मसल्स के लिए एक सिग्नल है कि कॉन्ट्रैक्ट होने का समय आ गया। एंड बेटे जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा उसके तुरंत बाद में आप देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। बस यही चीज जिसको समझ में आ गई वो ईसीजी समझ सकता है। हमेशा याद रखिए बेटा कि पहले करंट पास होगा, यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, पहले करंट पास होगा, बाद में आपकी मसल एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी, यानी कि बाद में फिजिकल एक्टिविटी होगी। हमेशा पहले करंट यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड देन बेटा उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी। फिर से बोल रहा हूं, पहले पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, फिर फिजिकल एक्टिविटी। सर इफ देर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब नो फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, अब ये समझाने के लिए देखिए, आपने कभी आईसीयू वाला पेशेंट देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि वहां मॉनिटर पे इस तरह का एक ग्राफ चलता रहता है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब हार्ट में बीट जनरेट हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, टिक 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 टिक, मतलब के बंदा जिंदा है। और सर ये टिक टिक के बाद में अचानक से ऐसे लाइन आ गई सर टी करके, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है बेटा कि अंकल गए। नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मींस नो फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, अब ये जो टेक्निक है आपकी ईसीजी, ये इसी बात पर बेस्ड है। मैं पहले तो आपको एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ में बोल देता हूं, ठीक है। ईसीजी ईसीजी आपको फिजिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। ईसीजी आपको फिजिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। सर बात समझ में नहीं आई? ठीक है, वो इसलिए बेटा क्योंकि ईसीजी कभी भी डायरेक्ट हार्ट की एक्टिविटी को चेक कर ही नहीं सकता। ईसीजी आपको सिर्फ और सिर्फ बताता है किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है सर, मतलब ईसीजी ये बताता ही नहीं है कि कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। मैं बोल रहा हूं कि हाँ ये बताता तो है बट डायरेक्ट नहीं। ठीक है, क्योंकि ईसीजी सिर्फ ईसीजी सिर्फ सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, ईसीजी सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बेटे करंट को। ठीक है, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर करंट आ रहा है, इंपल्स जनरेट हो रहा है, इंपल्स समय से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो तीनों इवेंट्स हैं यानी कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये समय से होंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का समय से होना डिपेंड करता है कि समय से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है या नहीं। तो सर घुमा फिरा के बात मत कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि ये चल क्या रहा है। ठीक बेटा, ईसीजी मैं फिर से बोल रहा हूं, ईसीजी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को डिटेक्ट करता है और उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही है, अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही है मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी सही होगी। ठीक, तो सर ईसीजी को फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बता देता हूं कि ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ECG is graphical representation of electrical activity of heart। ठीक है, तो जब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोला जाता है ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
अब यहाँ 3-4 चीजें समझिए। हाँ, ठीक। जिस ग्राफ पे बेटा जो जो पेपर जो निकल के आता है ना, ईसीजी का जो ग्राफ होता है, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। हाँ यस, याद रखिएगा। ठीक है, कि जो ग्राफ पेपर पे एक्चुअल में चिट्ठी निकल के आती है, रिपोर्ट ऑफ ईसीजी, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। हाँ, वो ग्राफ पेपर पे होता जरूर है, बट उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये ग्राफ निकालने के लिए जो मशीन यूज की जाती है बेटे, जो मशीन यूज की जाती है, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रो कार्डियो कार्डियोग्राफ। जी हाँ, जो एक्चुअल ग्राफ है उसके लिए वर्ड यूज होता है ग्राम, और जो मशीन है उसके लिए वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और जो एक्चुअल ग्राफ होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड ओवरऑल टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक। इसमें होता ये है कि ये मशीन के साथ में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 3 सेंसर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो एक सक्शन वाले चिमटे के जैसे होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्टली आपके हार्ट के ऊपर में, आपके चेस्ट के ऊपर में अटैच किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ अटैच करने से पहले ना एक कंडक्टिंग जेल लगाया जाता है। बिल्कुल सोनोग्राफी के लिए जैसा जेल लगाया जाता है ना, तो वैसे ही एक जेल जो है आपके चेस्ट पे लगाया जाता है, एंड देन उसके ऊपर में ये इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं। बट सर, ये कंडक्टिंग जेल क्यों है? वो इसलिए बेटा कि हमारी जो स्किन होती है ना, वो स्किन अपने आप में एक इंसुलेटर है, एक बैरियर है, और वो करंट को डिटेक्ट नहीं होने देती। ठीक है, अदरवाइज सर अगर हमारे हार्ट में करंट है तो हम टेस्टर लेके अपने चेस्ट पे लगा लेंगे, तो टेस्टर का लाइट शुरू हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्किन है और स्किन एज अ बैरियर है। तो उसके लिए आपको ना एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लगेगा जो इतने बारीक करंट को जो है ना डिटेक्ट करे। और डिटेक्ट करने के लिए वो करंट का डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप ये कंडक्टिंग जेल लगाएंगे। मान लीजिए ये आपका स्किन है, जो एक बैरियर होता है। हमने स्किन के ऊपर में ये जेल की लेयर लगा दी। ठीक है, ये जेल की लेयर जो है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ ऊपर आपने वो इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ में आपने वो इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया। ठीक, चलिए, ये आपने इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोड करंट उसी समय ले पाएगा जब अंदर का करंट, यानी कि ये करंट स्किन को क्रॉस करके इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, और यही हो पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग जेल। ठीक है, करंट आपका सेंसर डिटेक्ट कर पाएगा, एंड देन फिर ये डेटा मशीन के पास जाएगा, जहां वो इंटरप्रेट करके आपको ग्राफ जो है वो बनाकर दे देगी। ठीक है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक के बात क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक थर्ड इलेक्ट्रोड जो होता है, जिसमें से मैंने बोला ओवरऑल 3 है, जिसमें से 2 तो आपने चेस्ट पे लगा दिए, और जो थर्ड वाला इलेक्ट्रोड होता है ना, थर्ड वाला केबल जो होता है, वो लगाया जाता है बेटे या तो आपके राइट हैंड पे, या तो आपके राइट साइड पे, आपकी जो रिस्ट है राइट साइड की, उस पे लगाया जाएगा, या फिर लेफ्ट साइड के एंकल पे लगाया जाएगा। तो जनरली ये 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 2 चेस्ट पे लगाए जाते हैं, और एक आपके राइट रिस्ट पे लगाया जाता है, या लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम प्रॉपर ईसीजी की बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात समझिए बेटा, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, या जब भी हम किसी ग्राफ को स्टडी करते हैं, तो हम सबसे पहले उस ग्राफ पे डिसाइड करते हैं यूनिट, के एक्स एक्सेस पे इतनी लाइंस मतलब ये, एंड वाई एक्सेस पे इतनी लाइंस मतलब ये, है ना। तो एक्स एक्सेस कोई तो भी वैल्यू डिनोट करता है, वाई एक्सेस कोई तो भी वैल्यू डिनोट करता है। बेटा ईसीजी में एक्स एक्सेस जो है वो डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, जहां जबकि वाई एक्सिस जो है बेटा वो बताता है मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ करंट को, इम्पल्स को। ठीक, अब फॉर एग्जांपल बात समझिए, जैसे मैंने बोला करंट आएगा तभी तो डिटेक्ट होगा, एंड करंट डिटेक्ट होगा तभी आपको वो वेव के फॉर्म में दिखने के लिए मिलेगा। अगर कोई वेव नहीं है, कोई वेव नहीं है, मतलब कि सर कोई करंट नहीं है। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हल्का सा 2 वेव्स बनाई है, लेट इस कॉल इट ए, लेट अस कॉल इट बी।
ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि ए और बी के बीच में कोई 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 वेव नहीं है, इसका मतलब इस बीच में कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। तो सर ए कब जब करंट पास हुआ तो बेटा ए दिखा, इसके बाद करंट आया तो बी दिखा। ठीक है। ए और बी के बीच में कोई वेव नहीं है, मतलब कोई करंट कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक। चलिए अब इसी को हम एक प्रॉपर ग्राफ पेपर के प्रॉपर ईसीजी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर ईसीजी आपको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ईसीजी में बेटा ये कुछ वेव्स होती हैं। ओवरऑल ईसीजी के अंदर में जो जो हमने ओवरऑल कार्डियक साइकिल है, ठीक, ओवरऑल कार्डियक साइकिल को ईसीजी के फॉलोइंग इवेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। कार्डियक साइकिल को हमने फॉलोइंग इवेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आता है बेटे पी वेव, फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक, एंड देन आ जाता है बेटा टी वेव। ठीक है। तो ऐसे तीन वेव्स जो है वो आपको एक ईसीजी में देखने के लिए मिलते हैं। यही तीन वेव्स के अंदर में तीन इवेंट्स आ गए। सर कौन सा? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड बेटा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। और ये तीन वेव्स एक ईसीजी में 0.8 सेकंड्स के अंदर में फिट हो जाने चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक्स एक्सिस टाइम डिनोट करता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक कंप्लीट बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। ठीक है। इसका मतलब दो पी वेव्स के बीच में, देखिए मैंने बोला कि पी, क्यू आर एस और टी ये सब मिलके एक कार्डियक साइकिल हुआ है। इसका मतलब दो पी वेव, एक कार्डियक साइकिल और दूसरी कार्डियक साइकिल के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0.8 सेकेंड्स। एंड बेटे अगर एक बॉक्स 2 सेकेंड का है, ठीक है, तो टोटल एक पी वेव और दूसरे पी वेव के बीच में कितने बॉक्सेस आने चाहिए? टोटल 4, यानी कि 0.2 सेकेंड, फिर 0.2 यानी 4, फिर 0.2 यानी 6 एंड फिर 0.2 यानी कि टोटल 0.8 सेकेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक पी वेव से दूसरे पी वेव के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स। ठीक है। अब मान लीजिए किसी पर्सन का ये जो पी है, इस पी और इस पी के बीच में 4 की बजाय 5 बॉक्सेस आ गए हैं, यानी कि उसका जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 की बजाय कितना हो गया है? पूरा का पूरा 1 सेकंड का हो गया है। और सिंपल सी बात समझो बेटे, अगर 0.8 सेकंड का साइकिल होगा तब जाके पर मिनट 75 बीट्स होगी, और वही अगर 1 सेकंड का एक हार्ट बीट हो गया तो 1 मिनट में सिर्फ कितनी हो पाएगी? 60 बीट्स हो पाएगी। ठीक। और यही सब हमको ईसीजी से मालूम पड़ता है। ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं एंड देखते हैं कि हर हर जो वेव है वो क्या डिनोट करता है। ठीक बेटा जी, पी वेव जो है ये डिनोट करता है एट्रियल एट्रियल डीपोलराइजेशन। बात समझिए, मैंने पहले ही आपको बोला था कि वेव तब आएगी जब करंट आएगा, और करंट मतलब डीपोलराइजेशन, यानी पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो बेटा जब आपके एट्रियाज में करंट बहता है, जब आपके एट्रियाज में करंट फ्लो होता है, यानी के एट्रियल डीपोलराइजेशन जब चलता है तो ये वेव आपको दिखाई देता है। तो पी वेव डिनोट करता है एट्रिया का डीपोलराइजेशन। अब आप देखिए बेटा, पी से लेके क्यू तक कोई वेव नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के तुरंत बाद होगा फिजिकल एक्टिविटी, यानी सर करंट तो एट्रिया से पास हो गया, अब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक। इसका मतलब सर पी और क्यू इंटरवल बता रहा है फिजिकल एक्टिविटी, यानी के एट्रियल सिस्टोल। ठीक है। जहां पी वेव आपको बताएगा एट्रियल डीपोलराइजेशन, वहीं पी क्यू इंटरवल बताएगा एट्रियल सिस्टोल। तो देखिए, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पहले पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। ठीक। ये कितना होना चाहिए? ये आइडियल ईसीजी में पी और क्यू के बीच का अंतर बेटा 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक।
इसी तरह अब आप चलते हैं QRS पे। तो जब हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ा तो हमने बोला कि सबसे पहले करंट जाएगा AV नोड से, यानी सबसे पहले होगा AV नोड का डीपोलराइजेशन। फिर सर करंट AV नोड से जाता है AV बंडल पे, यानी सेकेंड इवेंट है AV बंडल का डीपोलराइजेशन। एंड थर्ड है, अब सर वो करंट जो है वो जाएगा परकिंजे परकिंजे फाइबर्स के ऊपर में, है ना, यानी परकिंजे फाइबर्स का डीपोलराइजेशन। और जब ये तीनों का डीपोलराइजेशन होगा तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट वेंट्रिकल तक करंट चला गया, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो बेटा पी वेव जो है ना वो क्यू बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड, आर डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एवी बंडल दोनों तरफ का, राइट और लेफ्ट दोनों साइड का, जबकि परकिंजे फाइबर जो है वो डिनोट करता है एस जो है वो डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर। और इस तरह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो डिनोट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ कंप्लीट वेंट्रिकल। ठीक, वंस डिपोलराइजेशन हो गया तो आप देख रहे हैं कि एस और टी के बीच में फिर से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब अब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पी सॉरी एस एंड टी इंटरवल डिनोट करता है, एस एंड टी इंटरवल जो है ये डिनोट करता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। फिर से देखिए, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसके तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, पी वेव ने बताया एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, PQ बताता है एट्रियल सिस्टोल, QRS ने बताया वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ST बताता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आप यहां पे चल रहे हैं लास्ट वेव की तरफ जो है बेटा टी वेव। और टी वेव बताता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टी वेव बताता है आपके वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और आप जानते हैं कि जब डीपोलराइजेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्ट है, डीपोलराइजेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो रीपोलराइजेशन के बाद में रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका मतलब टी से लेके पी तक फिर आप देखिए कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, तो टीपी इंटरवल जो है बेटा, टी पी इंटरवल जो है ये आपको बताएगा, टी पी इंटरवल जो होगा ये आपको बताएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ एक बात याद रखिए, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तब ऑलरेडी इनके साथ साथ आपके एट्रिया भी सिस्टोल में है। इसका मतलब दोनों का रिलैक्सेशन चल रहा है, दोनों मिलके चिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो आपका टीपी इंटरवल कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल को डिनोट करता है, जो होना चाहिए 0.5 सेकेंड का। ठीक, लास्ट पॉइंट अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी वेव्स में अगर आप देखेंगे तो आपको दो वेव्स डिपोलराइजेशन की दिख गई। ठीक है सर, एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हो रहा है, सर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन भी हो रहा है। तो एट्रिया के रिपोलराइजेशन का क्या हुआ, है ना। तो याद कीजिए बेटे, कार्डियक साइकिल में आपने बोला था कि जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होती है उसी समय एट्रिया रिपोलराइज होता है। तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ना, ये न सिर्फ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है बल्कि इसी के साथ साथ आपका एट्रियल रिपोलराइजेशन भी इसी में मर्ज हो जाता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के साथ साथ एट्रियल रिपोलराइजेशन भी बताता है। इसीलिए एट्रियल रिपोलराइजेशन की कोई अलग से कोई अलग से कोई अलग से नो सेपरेट वेव, एट्रियल रिपोलराइजेशन की कोई अलग से वेव नहीं होती। और इस तरह बेटा आपका ईसीजी जो है वो आपके
हार्ट की वर्किंग के बारे में क्लियरिटी से बहुत सारी चीजें बताता है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही है मतलब फिजिकल एक्टिविटी सही है। मान लीजिए किसी का ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है, ये इसका इंटेंसिटी कम हो गया मतलब करंट कम है, तो वेंट्रिकल के पंप होने का फोर्स भी कम होगा। सर ये बहुत ज्यादा हो गया, ये 0.3 की जगह यही 0.5 चल रहा है, तो बेटे हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है सर, ये पी जो है, पी वेव, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा लंबा चल रहा है, इसका मतलब ये है बेटे कि एट्रियास जो है वो डिस्टेंड हो गए हैं, एट्रियास फैल गए हैं। सर QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा फैल गया है सर, थोड़ा ज्यादा लंबा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि वेंट्रिकल्स जो है वो थोड़े से एनलार्ज हो गए हैं। ठीक, तो ऐसी कई सारी चीजें जो है ये एक प्रॉपर ECG देखकर आपके हार्ट की कंडीशन के बारे में प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं। मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको कोरिलेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट से। आई होप आपको ECG वाला पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम बात कर लेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में।